Hello students, today in this lecture I will discuss with the concept of collisions. तो बेटा देखिए collisions क्या होती हैं, collisions का मतलब क्या होता है। देखिए अभी तक collision का literal meaning जिससे आप familiar हैं कि कोई भी दो bodies physically एक दूसरे को hit करती हैं। जब दो bodies एक दूसरे को hit करती हैं तो स्टूडेंट्स आप बोलते हैं collision हो रहा है। एक्चुअल में फिजिक्स में कोलिजन का मतलब क्या है पहले मैं आपको वो बता रहा हूं। तो कोलिजन क्या है बेटा, ये इवेंट है इन विच द मोशन ऑफ वन बॉडी इज अफेक्टेड ड्यू टू the presence of other body। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कोलिजन में, कोलिजन है बेटा कोई एक बॉडी होगी वो मोशन में होगी और कोई दूसरी बॉडी है जो मोशन में भी हो सकती है रेस्ट में भी हो सकती है। तो बेटा ये जो मूविंग बॉडी है इसका मोशन दूसरी बॉडी जो मोशन में है या रेस्ट में है इसकी वजह से अफेक्ट होगा। मोशन से मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्लियर। तो बेटा ये हर बार जरूरी नहीं है कि जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं वो हमेशा फिजिकली कांटेक्ट में हो। क्लियर। तो सिर्फ पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। इसके अंदर बेटा रदरफोर्ड ने बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड कराया था। तो अल्फा पार्टिकल्स का कोलिजन विद द गोल्ड न्यूक्लियस हुआ था। तो देखिए पहला केस देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो लेट अस सपोज कि बेटा ये गोल्ड न्यूक्लियस है, गोल्ड न्यूक्लियस है और ये रेस्ट पे है और यहां पर ये अल्फा पार्टिकल है। दिस अल्फा पार्टिकल इज गिवन द वेलोसिटी से वेक्टर v। और जब बेटा ये जो अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज होता है, गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो व्हेन दिस अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द गोल्ड न्यूक्लियस, तो जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के पास जाता है तो इस अल्फा पार्टिकल के अंदर डेविएशन प्रोड्यूस हो जाता है। बात समझ आ गई। तो ध्यान से देखिए कि अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड न्यूक्लियस के पास आएगा तो अल्फा पार्टिकल के अंदर डेविएशन प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, मतलब अल्फा पार्टिकल का मोशन गोल्ड न्यूक्लियस की प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट हुआ है। तो वी आर गोइंग टू से दैट देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियस। इस इलस्ट्रेशन में स्ट्रेस अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है, गोल्ड न्यूक्लियस रेस्ट में है। तो बेटा अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस दोनों फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन बेटा अल्फा पार्टिकल का जो मोशन है मतलब वेलोसिटी है वो गोल्ड न्यूक्लियस की वजह से अफेक्ट हुआ है। सो वी विल से दैट देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियस। क्लियर। ये पहला इलस्ट्रेशन क्लियर हुआ, यहां पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। अब दूसरा इलस्ट्रेशन जिससे आप फेमिलियर हैं कि स्टूडेंट्स बॉडीज हैं जो मोशन में है और उनके बीच में कोलिजन होता है। क्लियर हो गई बात। तो पहला इलस्ट्रेशन क्लियर हुआ, ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन। सेकेंड इलस्ट्रेशन में let us suppose say it is the body A, it is moving with the velocity say vector u1, it is the body B, it is moving with the velocity say vector u2, और बेटा दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही हैं। बॉडीज ए और बी दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही हैं। क्लियर। सेम डायरेक्शन में भी मूव कर रही हैं। अब अगर बॉडी ए का वेलोसिटी बॉडी बी की वेलोसिटी से ज्यादा होता है तो स्विच बॉडी ए बॉडी बी को पीछे से हिट करेगी। If this u1 is greater than u2, तो स्विच बॉडी ए बॉडी बी को हिट करेगी पीछे से। तो स्विच जब बॉडीज फिजिकली कांटेक्ट में होंगी तो ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, इट इज एफ ए बी, और बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, इट इज एफ ए बी वेक्टर। बात समझ आ गई। याद रखें एफ बी ए वेक्टर और एफ ए बी वेक्टर दीज आर द इंटरनल फोर्सेस, दे आर नॉट द एक्सटर्नल फोर्सेस। क्लियर। फिजिकल कांटेक्ट होने के बाद दोनों बॉडीज सेपरेट आउट होंगी।
फिजिकल कांटेक्ट होने के बाद दोनों बॉडीज सेपरेट आउट होंगी। लेट अस सपोज से मान लेते हैं कि दोनों बॉडीज सेम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग अभी भी मूव करती है, तो सिर्फ बॉडी बी का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये जो फोर्स था ये लगा था वेलोसिटी के अलॉन्ग, और बॉडी ए का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स लगा है ये स्पीड के ऑपोजिट। तो सेकंड इलस्ट्रेशन के अंदर बॉडीज ए और बी फिजिकली कांटेक्ट में हैं। सो अगेन देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द बॉडीज ए एंड बी। तो समझें सबसे पहले कोलिजन क्या है। कोलिजन एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर मोशन किसी एक बॉडी का दूसरी बॉडी की प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे बात आती है कि सिर्फ ये कोलिजन जब होता है बॉडीज के बीच में तो क्या होता है या क्या कंडीशंस होती हैं। तो बॉडीज जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहला इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिया था बेटा, गोल्ड न्यूक्लियस पर जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हुआ था गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो गोल्ड न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के मोशन को हमने स्टडी किया था। यहां पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। क्लियर? अब बेटा प्रैक्टिकली सेकेंड इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड इलस्ट्रेशन में हमने बॉडीज को कंसिडर किया। हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने बॉडीज ए और बी को कंसिडर किया which were moving with a different speeds in the same direction। अगर बेटा ए का स्पीड ज्यादा है बी से तो ए बी को हिट करेगी तो फिजिकली कांटेक्ट में आएंगी बॉडीज। जब फिजिकली कांटेक्ट में आएंगी तो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगी, एक्शन और रिएक्शन के पेयर्स एक्सेस करेंगे, जिनकी वजह से बॉडीज सेपरेट आउट तो होंगी और उनकी जो स्पीड है वो पहले से अलग हो जाएगी। समझ आ गई बात? ओके, तो ये बेसिक है कोलिजन का, आप कॉपी करें। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करेंगे स्टूडेंट्स एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और बेटा ये कोलिजन्स के नेचर को डिफाइन करती है। तो बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फिजिकल क्वांटिटी है जो कोलिजन्स के नेचर को डिफाइन करती है। ठीक है, इसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग द बॉडीज ए एंड बी which were moving in the same direction, which were moving along the same direction and the same straight line. Now if suppose say u1 is greater than u2, that is the speed of the body A is greater than the speed of the body B, then the body A will hit the body B from behind. तो बेटा बॉडी ए और बॉडी बी फिजिकली कांटेक्ट में है। ओके, कांटेक्ट में है तो स्टूडेंट्स जो फोर्सेस थी दे वर एफ बी ए वेक्टर एंड एफ ए बी वेक्टर। समझ आ गई बात? तो बेटा फोर्सेस की वजह से देखिए एफ बी ए वेक्टर फोर्स है जो बॉडी बी पर बॉडी ए ने लगाया है, तो बेटा ये फोर्स और ये वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो बॉडी बी और बॉडी ए अब इन फोर्सेस की वजह से सेपरेट आउट होंगी। आफ्टर सेपरेशन बॉडी बी का वेलोसिटी लेट अस सपोज से इट इज वेक्टर v2 और बॉडी ए का वेलोसिटी लेट अस सपोज से इट इज वेक्टर v1। ओके, तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी है बिफोर कोलिजन, ये स्टोरी है बिफोर कोलिजन और ये स्टोरी है आफ्टर कोलिजन। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो बिफोर कोलिजन बॉडी ए और बी का वेलोसिटीज दे वर वेक्टर u1 एंड वेक्टर u2। आफ्टर कोलिजन बॉडी ए और बॉडी बी का वेलोसिटीज दे आर वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2। सो व्हाट इज दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? बेटा ये वो फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने बता दिया, जो कोलिजन के नेचर को या टाइप को डिफाइन करती है। क्लियर? अब कोलिजन
को डिफाइन तो कर दिया, अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के डेफिनेशन की बात करेंगे। सो डेफिनेशन, it is defined as the ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach of the colliding bodies. Got it, friends? तो ध्यान से देखिए बेटा, रेशो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे, सो इट विल बी वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। बात समझ आ गई? देखिए, बॉडी बी का वेलोसिटी बढ़ गया था, बॉडी ए का वेलोसिटी कम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। जब बॉडी सेम डायरेक्शन में है, मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना सिखाया था, तो स्ट्रेस रिलेटिव वेलोसिटी दोनों वेलोसिटीज के डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, अब बिफोर कोलिजन दोनों बॉडीज अप्रोच कर रही हैं, तो यहां पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट विल बी u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। गॉट इट फ्रेंड्स? तो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। क्लियर हो गई बात? कॉपी करें इसको आप। यस सर, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलिशंस की। टाइप्स ऑफ कोलिशंस। कोलिशंस होती हैं इलास्टिक कोलिशन, देन inelastic collision, then perfectly inelastic collision. Got it, sirs? तो कोलिशन की टाइप्स हैं, इलास्टिक कोलिशन, इनइलास्टिक कोलिशन, देन द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। तो बेटा, कोलिशन कोई भी हो, स्ट्रेस कोलिशन जब होता है तो एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो बेटा, जब एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। क्लियर? तो इलास्टिक कोलिशन में पहली बात याद रखें, द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बेटा, इनइलास्टिक कोलिशन में भी लीनियर मोमेंटम is conserved. Perfectly inelastic collision में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। लीनियर मोमेंटम is conserved
बात समझ आ गई। दूसरे नंबर पे बात आती है बेटा इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है कि कोलाइडिंग बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहता है। मतलब बेटा जब बॉडीज कोलाइड करती हैं इलास्टिकली तो स्टूडेंट्स ना तो कोई हीट प्रोड्यूस होती है ना कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, हमें पता भी नहीं लगेगा जब बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड करेंगी। क्लियर? तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में कोलाइडिंग बॉडीज का किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। क्लियर? इन इलास्टिक कोलिजन में स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। जब बॉडीज कोलाइड करती हैं तो सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ पार्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी बॉडीज या वो वाली बॉडीज जिनसे आप फेमिलियर है, जैसे रोड पर एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को हिट किया, मान लेते हैं आप देख नहीं रहे हैं तो आपको कैसे पता लगेगा? कम से कम आपको आवाज तो सुनाई देगी। तो बेटा बॉडीज का कोलाइडिंग बॉडीज का जो काइनेटिक एनर्जी था उसका कुछ पार्ट साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और सिस्टम से बाहर निकला। समझ आ गई ये बात? तो बेटा यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। क्लियर? बात समझ आ गई? दो चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरे पे आते हैं। बेटा तीसरे नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ओबे होगा। मतलब सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है दैट इज कंजर्व्ड। ओके, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो ये जो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होगा हर तरह की कोलिजन में। तो इसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। क्लियर? तो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। क्लियर? थर्ड नंबर पे बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। बेटा इलास्टिक कोलिजन में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। ओके, मतलब बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। क्लियर हो गई बात? तो इस वजह से जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसका वैल्यू 1 होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्योंकि सिस्टम से एनर्जी निकल के किसी और फॉर्म में बाहर सराउंडिंग्स में गई है तो एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ था। तो अब की बारी जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1 से कम होता है लेकिन 0 से ज्यादा होता है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो वैल्यू है वो फ्रैक्शंस में होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। बात समझ आ गई? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इन फ्रैक्शन। ओके बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में बेटा जब कोलाइडिंग बॉडीज होती हैं कोलिजन के बाद वो सेपरेट आउट नहीं होती हैं। कोलिजन के बाद वो सेपरेट आउट नहीं होती हैं। तो बेटा अगर वो सेपरेट आउट नहीं होती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आप इसको कॉपी करें। यस यस बेटा, तीनों कोलिजन्स क्लियर हो गए? क्लियर? ओके, अब बात करेंगे बेटा एक इंपॉर्टेंट 3 मार्कर है, हम उसकी बात करेंगे। हम प्रूव करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक कोलिजन में 1 होता है। प्रूफ फॉर कोफिशिएंट
of restitution is unity in elastic collisions. तो स्टूडेंट्स इस प्रूफ के लिए हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू कंसिडर द कोलिजन बिटवीन द बॉडीज ए एंड बी which were moving in the same direction, and when they are making a collision they are in a physical contact with each other. So let us suppose say it is the body A, the velocity of the body A is vector u1, it is the body B, the velocity of body B is vector u2, and it is the story before collision. Before collision u1 is greater than u2, तो बेटा दोनों बॉडीज जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो रिड्यूस होगा. कोलिजन के टाइम पे बॉडी ए बॉडी बी को हिट करेगी और आफ्टर कोलिजन बॉडीज सेपरेट आउट होंगी. बॉडी ए का वेलोसिटी वेक्टर v1, बॉडी बी का वेलोसिटी वेक्टर v2. बात समझ आ गई बेटा? ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है. क्लियर? कॉपी करें. बॉडी ए का मास m1 मान लें, बॉडी बी का मास आप m2 मान लें. कॉपी करें. इसके बाद मैं कंसिडरेशन लिखवा रहा हूं, कंसिडरेशन लिखे हैं, पहले कॉपी कर. कंसिडर द कोलिजन बिटवीन द बॉडीज ए एंड बी. फुल स्टॉप. सपोज द masses of the bodies A and B are m1 and m2, full stop. Before collision the velocity of the body A and B, the velocities of body A and B are vector u1 and vector u2. If u1 is greater than u2 then the body A hits the body B from behind. That is, there is the collision between the two bodies. Full stop. Next line में लिखें. After collision, the two bodies separates out and the velocity of the body A and B are vector v1 and vector v2 respectively. Got it? Okay. Full stop डालिए. Next line में लिखिए. As no external forces acting on the system during the collision, as no external forces acting on the system during collision, so during collision the linear momentum of the system is conserved. अब बेटा लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात करेंगे तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कोलिजन से जितना पहले है उतना बाद में होगा. सो स्टूडेंट्स बेटा लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, लेट अस सपोज इट इज Li, एंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, लेट अस सपोज इट इज Lf. नाउ दिस Li is written as m1 u1 vector, m1 u1 vector बॉडी A का मोमेंटम प्लस m2 u2 बॉडी B का मोमेंटम. Lf m1 mass of the body A, speed of the body A after collision, plus m2 v2. Clear? Now since we can say that is m1 u1 vector plus m2 u2 vector, it is equals to m1 v1 vector plus m2 v2 vector. Got it, sirs? Now in magnitude, अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्योंकि बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है. सो इन मैग्नीट्यूड वी कैन से दैट इज m1 u1 plus m2 u2. बेटा जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वेक्टर एडिशन जब आप करेंगे तो दोनों वेक्टर का एडिशन हो जाएगा. इट इज m1 v1 plus m2 v2. गॉट इट? अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स?
m1 को एक साथ लिखेंगे और m2 को एक साथ लिखेंगे। उसके लिए हम इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। सो वी कैन से दैट दिस m1 u1 minus of m1 v1 is equals to m2 v2 minus of m2 u2. Got it? अब आप m1 को कॉमन रखें, it is u1 minus v1. m2 को कॉमन रखें, it is v2 minus of u2. Let us call this as the equation number first. Got it, sis? तो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात हुई है, आप इसको कॉपी करें। Yes, it's done. Clear? Now, बेटा हमने अभी किया था कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इट विल बी इक्वल्स टू सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सो वी आर गोइंग टू से दैट the kinetic energy of the system before collision is this. It will be equals to the kinetic energy of the system after collision. Got it, sirs? So, the kinetic energy of the system before collision can be written as, पहले body A का kinetic energy, it is half m1 u1 square plus half m2 u2 square. Body B का kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी ए का आफ्टर कोलिजन इट विल बी m1 v1 स्पीड था, सो v1 स्क्वायर प्लस इट इज हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। गॉट इट सिर्स? अब बेटा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, सो वी कैन से दैट दिस हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 half of m2 u2 square is equals to half of m1 v1 square plus it is half of m2 v2 square. Got it, sirs? तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। बेटा ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद m1 u1 square plus m2 u2 square is equals to m1 v1 square plus it is m2 v2 square. Got it, sirs? अब फिर से m1 को इकट्ठा करेंगे और m2 को इकट्ठा करेंगे। उसके लिए आप इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं। That is this m1 u1 square minus m1 v1 square is equals to m2 v2 square minus m2 u2 square. Got it, sirs? Now m1 is made common. It is u1 square minus v1 square. It is equals to m2 is made common. It is v2 square minus of u2 square. Got it, sirs? तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन से हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन हुई है, तो हम इस वाली इक्वेशन को इसको इक्वेशन सेकंड बोलते हैं। ठीक है सिर्स? तो काइनेट ये पहले लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, फिर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, दो इक्वेशंस ऑब्टेन हुई हैं फर्स्ट और सेकंड। आप इसको कॉपी करें फिर बाकी कैलकुलेशन करते हैं। यस सर, इट्स डन। नाउ अब क्या करें? Now we will divide the equation second by equation first. Dividing equation second by equation first. So we can say that is m1 u1 square minus v1 square is written as, पहले डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं। m1 u1 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल्स टू
m2 v2 square minus of u2 square divided by m1 v2 minus u2. गॉट इट? m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहां पर गलती हो गई, इट इज m2. m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा. now we are left with u1 square minus v1 square divided by it is u1 minus v1 is equals to v2 square minus u2 square divided by v2 minus u2. गॉट इट स्टूडेंट्स? अब बेटा देखिए, अब रिड्यूस कर लेते हैं. न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज u1 minus v1 multiplied with u1 plus v1 whole divided by it is u1 minus v1. It is written as, इसी तरीके से राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर भी रिड्यूस कर लेते हैं. v2 minus u2 multiplied with v2 plus u2 whole divided by v2 minus u2. Got it? अब यहां पर कैंसिलेशंस हो जाएंगी. कैंसिलेशंस होने के बाद we are left with u1 plus v1 is equals to v2 plus u2. Got it? अब बेटा फाइनल स्पीड को इकट्ठा लिखेंगे, इनिशियल स्पीड को इकट्ठा लिखेंगे. तो उसके लिए u2 को इधर लाए और v1 को इधर लाए. सो दिस वाज रिटन एज u1 माइनस से u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस से v1. ओके, क्लियर हो गई बात? अब क्योंकि बेटा बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वी कैन से और वेक्टर u1 माइनस वेक्टर u2 is written as vector v2 minus vector v1. Let us call this as the equation number 3. Got it? Copy करें आप इसको. Done? Now since we are going to use definition for coefficient of restitution. Now using the definition of coefficient of restitution. That is, this E is equals to V2 vector minus V1 vector. ये क्या था बेटा? ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन था डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर. गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस कॉल दिस एज द इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, तो बेटा इक्वेशन 3 को यूज करते हैं और v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का वैल्यू देखिए, दोनों देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम आ रहा है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 we can say that the relative velocity of separation is equals to relative velocity of approach. Got it? Okay. तो बेटा यहां पर v2 माइनस v1 का वैल्यू u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर यहां पर प्लेस करेंगे. So it can be written as u1 वेक्टर माइनस से u2 वेक्टर डिवाइडेड बाय u1 वेक्टर माइनस से u2 वेक्टर. गॉट इट? और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू यूनिटी. दैट इज वन. बात समझ आ गई? ओके. तो स्टूडेंट्स ये जो प्रूफ है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कि इलास्टिक कोलिजन में इसका वैल्यू 1 होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये 3 मार्क्स में आ सकता है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स कोलिजन्स को आप अपनी बुक्स से गो थ्रू करें, जो मैंने आज समझाया है उसको यूज करें और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें. तो बेटा कोलिजन में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितनी भी रीजनिंग्स होंगी, सिर्फ 3 इक्वेशंस यूज होती हैं. इन जनरल तो 2 से काम चल जाता है. अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो तीसरी इक्वेशन की बात आती है.
तो पहले बेटा इन जनरल जो दो इक्वेशंस यूज होती हैं, वो पहली है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन. बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन. ये पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की होगी. दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. जनरली स्टूडेंट्स 90% प्रॉब्लम्स, या यूं कहें कि 97% प्रॉब्लम्स इन दोनों इक्वेशन से हो जाती हैं. कोई बड़ी ट्रिकी होती है तो उसके अंदर थर्ड भी यूज करनी पड़ती है, और जो थर्ड इक्वेशन है वो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन है. सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखें इक्वल टू सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखें आफ्टर कोलिजन. काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का आफ्टर कोलिजन. गॉट इट फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, इट इज ऑल फॉर टुडे. बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, ये दोनों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, तो आप ये कॉपी कर लें.